शुक्रिया ज्योत्सना जी, आप सबको नमस्कार और महाराज जी को प्रणाम। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने ही बोलने का मौका मिल रहा है, सोचा नहीं था। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कला का विवेचन करना और कला का आस्वाद करना, थोड़ा इसमें अंतर है। लगभग ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम महाराज जी को देखते हैं, सुनते हैं, या उनके तरह और दूसरी कलाओं से संबंधित जो हमारे मूर्धन्य हैं, उनकी कृतियों को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं, उनके सिनेमा को देखते हैं, तो वो एक आस्वाद की प्रक्रिया होती है, वो थोड़ी अलग होती है। और विवेचन में क्या होता है कि हम उसको समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, और ये शुरू से होता रहा है। चूँकि मैं काव्यशास्त्र और आलोचना का विद्यार्थी हूँ, तो जो हमारे काव्यशास्त्रज्ञ थे पहले से, वो रस सिद्धांत को समझा रहे हैं कि रस क्या है, रस इति कः पदार्थ, तो रस वही सह, वही रस है। पता नहीं चलता है अंत तक कि रस आखिर है क्या, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विवेचन हैं और बहुत सारी व्याख्याएं हैं। कोई कहते हैं आस्वाद्यते इति रस, रसते इति रस। आचार्य विश्वनाथ ने लंबी परिभाषा दे दी, और उस पर हम लोग जब अपनी किताबों में पढ़ते हैं, आलोचना की किताबों में, तो 20-20, 50-50 पेज का एक चैप्टर होता है रस का स्वरूप। लेकिन अंत तक कोई भी आलोचक यही कहता है कि आस्वाद का धरातल एक अपना धरातल है। तो जब मैं पहले केवल बिरजू महाराज जी को, आदरणीय श्री बिरजू महाराज जी को जानता था, कुछ प्रस्तुतियाँ उनकी देखी थी सामने भी, और बाद में वीडियो में या यूट्यूब पर जो देखी मैंने, तो उसको मुझे लगा कि ये विवेचन करना मेरे लिए मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने विवेचन में ही ईमानदारी रखें तो वो मुश्किल होगा। तो मैं भी इस मुश्किल को सबसे पहले स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कला का नहीं हूँ। लेकिन फिर भी इस बीच में जो समझने का मौका मिला, आस्वाद मैंने किस तरह से किया, वो मैं कुछ बातें यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, एक रजा फाउंडेशन का यहाँ पे मैं बहुत धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करूँगा। हम लोग बचपन में एक श्लोक पढ़ते थे भर्तृहरि का, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्य विषाणहीन। जिनको साहित्य कला इत्यादि की समझ नहीं है, वो लगभग साक्षात पशु के समान। हम सबको थोड़ा थोड़ा मनुष्य बनाने के लिए, कि अगर हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, किसी भी विषय के अगर विद्यार्थी हैं, तो हम थोड़ा चित्रकला को समझने की कोशिश करें, संगीत को, नाटक को, नृत्य को समझने की कोशिश करें, तो ये लगता है कि बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि मनुष्यतर, मनुष्य तो हैं ही, लेकिन और बेहतर मनुष्य बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं एक आभारी हूँ। सबसे पहली बात कि हमने ये देखा, कल से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 7 मूर्धन्यों पे चर्चा हो रही है, और 6 विधाएं हैं, 6 कला की 6 विधाएं हैं: ललित कला, संगीत, रंगमंच, नृत्य, सिनेमा और कला विचार। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो विधाएं हैं, जिसको मैं कला की विधाएं कह रहा हूँ, वास्तव में संस्कृति की विधाएं हैं। साहित्य में तो हम लोग कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि करते हैं कि ये साहित्य की अलग अलग, ये संस्कृति की विधाएं हैं। तो अगर हमें एक सांस्कृतिक नागरिक बनना है, केवल साहित्य का नहीं, एक सांस्कृतिक नागरिक बनना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी बात होगी कि सभी कलाओं के बारे में हम इस तरह से, और उसको संस्कृति की विधाओं के रूप में हम समझ करके, कि सिनेमा है तो संस्कृति की एक विधा है, केवल साहित्य की नहीं है। तो इससे साहित्य का दायरा भी बढ़ता है और हमारा भी। दूसरी बात कि ये जो अलग अलग कलाएं हैं, और जब मैं खुद अभी महाराज जी के बारे में फोकस करूंगा अपनी बात को, तो मैंने वहां भी ढूंढने की कोशिश की है अपनी क्षमता के अनुसार। ये जो अलग अलग कलाएं हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है। जैसे मैंने जो भी पढ़ा लिखा थोड़ा, तो और ये जानने की कोशिश की कि जैसे कि मान लीजिए कि जो नृत्य है, उसका मुख्य रूप से उसका संबंध अंग संचालन से है मुख्यतः। संगीत, उसका संबंध ध्वनि और फिर वाद्य यंत्र इत्यादि इत्यादि, इस तरह से। और कोई ध्वनि के संसार से जुड़ी हुई चीज है, कोई शब्द के संसार से है, कोई बुद्धि के संसार से भी है। जैसे कला विचार पे, जिसपे कि उन पे हमने कल चर्चा की थी हम लोगों ने, तो ये एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है।
ये सबसे बड़ा मैसेज है कला पर बात करने का। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कपिला वात्स्यायन जी का एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। जब वो प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में सोचती हैं तो वो कहती है कि सबसे पहले बहुभुजी दुर्गा या जो नटराज के रूप में जो शिव हैं उनका दृश्य, वो हमारे उसका बिंब हमारे सामने आता है। और हम अपने आप को क्या पाते हैं उसमें कि मूर्त रूप में ये प्रतीक एक स्तर पर बहुविध रूपों में एक साम्य, एक आसवन केंद्र का बोध कराते हैं, तो अन्य स्तर पर इन बहुविध रूपों में शक्ति और लय की अविच्छिन्न धारा का, ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे से संबद्ध और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अनेक भुजाओं और हाथों की भांति ही कला के विभिन्न रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं। तो मैं ये बात सबसे जरूरी मानता हूं। और उसके बाद जब हम कथक नृत्य की बात करें, चूंकि हमारे बहुत सभी साथियों ने कथक की परंपरा की और महाराज जी की जो अपनी एक कथक की एक यात्रा रही, बहुत अच्छा प्रकाश डाला। उन बातों को मैं थोड़ा छोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो ये कथक है उसका जो विशेष संबंध है वो अंग संचालन की फैकल्टी से है। और बिरजू महाराज की कला में महाराज जी की कला में प्रस्तुत होकर उसमें कथा गायन जुड़ जाता है उसमें, यानी ध्वनि की फैकल्टी भी विशिष्ट पूरक के रूप में हमारे सामने आती है। अंग संचालन और ध्वनि, देह और आवाज, नृत्य और संगीत, घुंघरू और कंठ, और इन सब में केवल लय नहीं बल्कि कई लयों में एक सामंजस्य होता है जो दो सत्ता को एक प्राण देकर एकाकार कर देता है। यहाँ फिर से एक रूपक, एक उदाहरण मैंने लाने की कोशिश की है। मुंडकोपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। उसमें ये बात है कि एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक खाता है, एक केवल टुकुर टुकुर देखता है, ताकता है। इस तरह से तो अगर हम एक सत्ता के रूप में बिरजू महाराज जी की प्रस्तुति की कल्पना करें कि वो कर रहे, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि एक देह या अंग संचालन और एक ध्वनि, इसको अगर हम दो सत्ता या दो पक्षी की तरह मानते हैं तो लगता है कि यहाँ थोड़ा सा वो मुंडकोपनिषद का जो श्लोक है, मंत्र है, वो थोड़ा अलग है। दोनों सत्ताएं सक्रिय हैं, देह यानी अंग संचालन और ध्वनि। इसको मैंने खास रूप से नोटिस किया है, बहुत सारी प्रस्तुतियों के उदाहरण मैंने नोट भी किए हैं, जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो वहां पे दोनों में एकाकार है। एक बात ये, ओवरऑल महाराज जी पे बात करते हुए मैंने ये सोचा था कि उनके 3 चरण उनके विकास के या कथक में जो उनका काम है, जो उनका योगदान है, एक तो उनका अपना जीवन खुद, और उसके बाद उनकी अपनी प्रस्तुति, उनकी और उनके टीम की, और भी चूंकि लोग हैं, बहुत प्रमुख शिष्य और शिष्याएं रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बात उनका प्रशिक्षण, कि वो प्रशिक्षण कैसे देते हैं। मुझे लगा कि प्रशिक्षण पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के अगर मान लीजिए हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा पढ़ा हुआ फिर किस काम का है, या कल जो बच्चे पढ़ेंगे वो फिर आगे उससे क्या सीखेंगे। तो जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तो परंपरा का विकास नहीं होगा। रूपंकर कलाओं में खास करके ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी देर के लिए हम परीक्षा देते हैं तो साहित्य वगैरह में किताब पढ़ के काम चल जाएगा उस समय के लिए, लेकिन वो भी बेहतर और पूरी समग्र समझ बनेगी नहीं उससे, जब तक कि हम उसको व्यवहार में नहीं ढालेंगे। तो प्रशिक्षण, एक उनके जीवन का, और दूसरा उनकी अपनी प्रस्तुतियां और उनके सहयोगियों की, शिष्यों की, और उनका प्रशिक्षण, ये 3 हिस्सों में मैं बात करना चाह रहा हूं। बहुत ब्रीफ में बात करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि उन्होंने परंपरा में क्या जोड़ा। चूंकि जब हम लोगों के पास विषय का प्रस्ताव आया था, विषय की रूपरेखा आई थी, तो उसके साथ साथ कुछ विचार बिंदु भी थे। जरूरी नहीं है कि उन्हीं विचार बिंदुओं के हिसाब से हम बात करें, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि इनके संदर्भ में, बिरजू महाराज के संदर्भ में ये था कि परंपरा, निरंतरता और परिवर्तन। तो इसको मैं किस रूप में समझता हूं, या मैंने इसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ने की कोशिश की है। तो एक तो चूंकि सभी साथियों ने बोला कि बिंदादीन और कालका घराना का जो ये इनकी जो परंपरा है, कथक परंपरा, हम देखते हैं कि इन्होंने परंपरा का विस्तार किया है। केवल उसमें जो इनके पूर्वज जिस रूप में करते होंगे, चूंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं,
तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, जितना हमने पढ़ा और समझा है। तो उसमें थोड़ा इन्होंने विस्तार किया। किस रूप में किया कि जैसे इनके जो पूर्वज थे या इनके पिताश्री, चाचा जी इत्यादि, उन्होंने भी फिल्मों में कथक नृत्य का संयोजन का या उसके निर्देशन का काम किया था, उसको इन्होंने भी बढ़ाया। वो तो एक रैखिक गति है कि फिल्म में हम भी काम कर रहे हैं या फिल्म में हम नृत्य या उसके संयोजन का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बढ़ाया। जैसे कि मुगले आजम से अगर हम नाम लेकर के कहें, मुगले आजम, पाकीजा, तीसरी कसम, शतरंज के खिलाड़ी में खुद इन्होंने बहुत मतलब एक बड़ा काम किया। और मैं संस्मरण पढ़ रहा था शाश्वती सेन जी की किताब से, और मुझे लगता है कि ये बहुत बुनियादी किताब है बिरजू महाराज को समझने के लिए। और दूसरी किताब फिर मनीषा कुलश्रेष्ठ की भी है, जो कि काफी रिसर्च के बाद उन्होंने लिखा है। लेकिन ये एक बहुत प्राथमिक पुस्तक है जिसको कि सबको पढ़ना चाहिए अगर बिरजू महाराज को जी को समझना और चाहता है तो मुझे इससे काफी मदद मिली। तो एक तो ये कि और उसमें एक सत्यजीत राय का एक इसमें वाक्य भी आया हुआ है कि एक कोई टेक था इनका नृत्य निर्देशन का, उसमें एक जो गाना था बार बार उसको 25-30 बार शायद ये कर रहे थे। तो सत्यजीत रे ने शायद इनको, शाश्वती जी को शायद ये कहा था कि जो जेन्युइन कलाकार होता है, जो ओरिजिनल कलाकार होता है, वो ऐसे ही होता है, वो संतुष्ट नहीं होगा। जो संतुष्ट हो जाएगा वो फिर वो नहीं होगा। लेकिन उसको कहो अब अच्छा हो गया है, अब ये वो बांग्ला में एक स्टेटमेंट है उनका, अब प्रस्तुति अच्छी होगी, आप बोलो कि बंद करें, अब इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो फिल्म में किस तरह से अपनी घर की घराने की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया, वो एक रैखिक विकास है। दूसरी बात क्या है कि महाराज जी में हम ये खास करके देखते हैं कि केवल नृत्य ही नहीं है, इनके अपने शिक्षण में, प्रशिक्षण में तबला शुरू से ही, सितार, नृत्य तो है। खुद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि चूंकि कविताएं लिखते हैं, कुछ कविताएं मैंने इनकी छांट के रखी और जो कहीं पे आया हुआ है बोल में या गाना, मैंने उसको नोट करके रखा। हालांकि कोई पुस्तक मैं नहीं ले पाया उनकी पढ़ने के लिए, अलग से मैं पढ़ूंगा। उसके बाद चित्र, इतनी खुद स्वयं इनके व्यक्तित्व में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कलाकार है और हम उस पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है। उसकी इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? अंग्रेजी शब्द है, कोई भारी शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक चीजों का हम समावेश कैसे कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व में, अपनी रुचियों का दायरा कैसे विकसित कर सकते हैं, और वो सबको मिला करके हमारा आउटलुक क्या होता है। ये है इंटेग्रिटी वास्तव में, और कुछ नहीं है। उसमें अब तमाम कलाएं हैं, तमाम और भी तरह की चीजें हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि इन्होंने नृत्य नाटिकाएं की, काफी सारी, उसका संयोजन किया, निर्देशन भी किया। कुमार संभव, शान अवध, मालती, बहुत सारे नाम हमारे साथियों ने गिनाए। एक बात ये मुझे लगता है कि अपनी परंपरा को थोड़ा सा ये और आगे बढ़ाते हैं, नए प्रयोग भी करते हैं, बैले नृत्य वगैरह को लेकर। मुझे ये नहीं मालूम है कि इनके पहले इनके घराने में किन्होंने इसी तरह से किया या नहीं किया, शायद उतने महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी। दूसरी बात कि नृत्य विधाओं के समानांतर दूसरी जो कलाएं, दूसरी नृत्य विधाएं, जैसे केलुचरण महापात्रा के साथ ओडिसी के जो वो हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के, कल्याण सुंदरम पिल्ले भरतनाट्यम, और स्वयं महाराज जी कथक के, इन सबका मिला करके, जिसको मैं अभी कह रहा था कि ये अलग अलग संस्कृति की अलग अलग विधाएं हैं, अब ये नृत्य की अलग अलग विधाएं हैं भारतीय कला में, इसको मिला करके प्रस्तुति कर रहे हैं, उसका संयोजन कर रहे हैं, उसका निर्देशन कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है जो शायद इनकी परंपरा में से पहले नहीं था, मेरी सीमित जानकारी के अनुसार। तो एक ये चीज मुझे लगती है। दूसरी बात कि हम देखते हैं जो कथक का विकास है वो मंदिर से बाहर निकला, फिर राज दरबार, इनकी जीवनी को पढ़ते हुए और ऐसे भी बाकी चीजों पे गौर करते हुए, और फिर जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या मंच पे परफॉर्म करते हैं तो एक सीधे से जनता, लोगों के सम्मुख हम बोल रहे हैं। तो मंदिर से बाहर आकर के राज दरबार से बाहर आके सीधे सीधे लोगों के सम्मुख आना, तो इनका बहुत बड़ा इसका श्रेय इनको जाता है, मतलब मेरे ख्याल से। उसके बाद इन्होंने, देखिए 3 चीज होती है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो मुझे लगता है कि अपनी परंपरा में इन्होंने अपनी व्युत्पत्ति के माध्यम से कि नई नई चीजें करें, नए नए प्रयोग करें, उसके माध्यम से अपने घराने को भी और कथक की जो पूरी इनकी अपनी जो यात्रा है उसको भी बढ़ाया है।
एक बात तो ये, समय मेरा पूरा हो रहा है, मैं 2 या कुछ मिनट लेने की मैं गुजारिश करता हूं, मैं समाप्त करने की जल्दी फिर कोशिश करूंगा। दूसरी बात, प्रस्तुति। प्रस्तुति, चूंकि मैंने इतनी प्रस्तुतियां देखी और मैंने मुख्य आधार बनाया कि जो उपलब्ध थे यूट्यूब पर और इस किताब में जिसका जिक्र किया गया है वो, और कुछ इनके ऊपर जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जो बहुत अच्छी हैं, उसको मैंने उपयोग किया है। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी मिली। यूट्यूब पे बहुत सारे जो मूल इनके जो काम है वो नहीं है, मूल एल्बम वो मैं ढूंढ रहा था जो मुझे मिला नहीं। तो महाराज जी की जो प्रस्तुति होती है, और मैं उसको नृत्य विचार कहता हूं, केवल वो नृत्य प्रस्तुति नहीं है, क्योंकि उसमें इनकी अपनी व्युत्पत्ति है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और उसमें लगातार वो एक प्रयोग जो करते रहते हैं। जैसे कि जब मैं थोड़ी देर बाद प्रशिक्षण पे बात करूंगा, तो जब वो बच्चों को सिखाते हैं तो दैनिक जीवन के उदाहरणों से इस तरह सिखाते हैं तो लगता है कि हमें एक बार में याद होगी वो चीज, पूरी सब्जी कचौरी, और वो इस तरह से ताल दे के बताते हैं। तो इस तरह से, या घोड़े की टप टप की उसकी जो आवाज है। तो एक जगह इन्होंने एक प्रस्तुति में एक और खास बात क्या है कि ये बीच में पॉज या ब्रेक देते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या करते हैं थोड़ी सी 2-3 लाइन में। एक जगह वो कह रहे हैं, ये कोई पुरानी प्रस्तुति है इनकी, वो ईयर उसमें नहीं था, वो शायद लखनऊ का है, बहुत मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले का होगा शायद। उसमें वो बीच में रुकते हैं 2-3 मिनट के बाद और कहते हैं कि ताल चतुर्मुख है, वह एक कागज के समान है, घुंघरू की कलम से ताल की कागज पर आकृतियां खिंचती हैं। तो वही जो एक प्राकृतिक वातावरण है, मतलब वो अपनी मुद्रा में है और ये बता रहे हैं, उसके अंदर ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है, पेड़, पानी, पहाड़ इत्यादि। उसी के स्वरूप का एक अलग नक्शा या नक्काशी के रूप में बनता है घुंघरू की कलम से अलग अलग रूप। घुंघरू की कलम, यहाँ पे यही शीर्षक मैंने अपने इसका दिया था, घुंघरू की कलम से या शून्य में थिरकती देह। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं मैं बताना चाहूंगा, जो इनको ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए मेरे मन में जो चित्र आया अलग अलग भंगिमाओं में देखते हुए। चूंकि अंक इनके नृत्य विचार में एक केंद्रीय चीज है। जब वो प्रशिक्षण देते हैं तो भी, खुद अपनी प्रस्तुति देते हैं तो वो कहते हैं कि अंक का बहुत महत्व है, और 8 अंक को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसके बाद इनकी प्रस्तुति से मेरे दिमाग में जो एक चित्र बना उसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा, एक छोटा पैराग्राफ। धरती ढोलक हो जाती है, यानी जब इनकी नृत्य प्रस्तुति होती है, और पैर हाथ बन जाते हैं और थाप की तरह धरती पर, मंच पर पड़ते हैं। हाथ जो घुंघरू के आलिंगन से बंधे हैं वे मंच को बजाते हैं और हमारे भीतर भी बजते हैं। कभी उनकी लहराती मुद्रा देखकर लगता है वो पानी की सतह पर हैं, और उनकी देह कला लहरें बनकर उमड़ घुमड़ रही हैं, डूब उतरा रही हैं। कभी वह मंच एक आकाश की तरह लगता है जिसमें वे एक परिंदे सा कलाबाजी करते हैं, एक छंद में चलते हैं। इस तरह एक ही प्रस्तुति में उन्हें जल, थल और नभ में विचरते देखने का एहसास या अनुभूति होती है। नृत्य का संगीत, जिसमें देह का संगीत भी है, उसे अपने सामने आकार लेता हुआ देख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, और ये अध्ययन मेरा जारी है। ये नहीं कि अभी केवल यहाँ बोलना था तो इतना ही, ये अध्ययन जारी है और इसको मैं बहुत विस्तारित रूप भी दूंगा। शुक्रिया।